नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास हुआ करती है, जिसमें हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए साथियों प्रत्येक दिन ये हम लोगों की बाल विकास की क्लास, थ्योरी की क्लास होती है। साथियों, बाल विकास की इस क्लास में बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ, एक्सप्लेन के साथ साथियों हम लोग थ्योरी की क्लास को करने का काम करते हैं, जिसमें हम लोग तीनों के सिलेबस अर्थात यूपी टेट के सिलेबस को, सी टेट के सिलेबस को, साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सुपर टेट के सिलेबस को भी टारगेट करते हुए तीनों के सिलेबस को हम लोगों ने अच्छे से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद साथियों तीनों के सिलेबस को टारगेट करते हुए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ थ्योरी की क्लास यहाँ पे हम लोग प्रत्येक दिन करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए प्रत्येक दिन 3 क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। पहली क्लास ये जो सुबह होती है 10 बजे के नियर अबाउट बाल विकास की क्लास होती है। दूसरी क्लास साथियों दोपहर में 2 से 3 बजे के नियर अबाउट हिंदी की क्लास आप लोगों को दी जाती है, जिसका लगभग 90% के आसपास सिलेबस समाप्त हो चुका है। और साथियों तीसरी क्लास आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट है, तो एक क्लास आप लोगों को तीन दिन साथियों आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास और साथ ही साथ 3 दिन आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास प्रत्येक दिन आप लोगों को दी जाती है। ठीक साथियों बाल विकास की क्लास की अगर बात करें तो ये क्लास हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं। इसमें भी लगभग 80% के नियर अबाउट सिलेबस समाप्त हो चुका है। बाल विकास में साथियों हम लोग 7 चैप्टर को अच्छे से समाप्त किया है। 7 चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से विस्तार के साथ थ्योरी को पढ़ते हुए समाप्त किया। 7वां चैप्टर हम लोगों का भाषा और विकास अर्थात लैंग्वेज एंड थॉट नामक चैप्टर को हम लोगों ने विस्तार के साथ पढ़ते हुए समाप्त किया। साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे या तो बार बार जो क्वेश्चन रिपीट किए जाते थे, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोगों ने किया। बचे हुए क्वेश्चनों के साथियों जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जैसे ही 4-6 दिन में हम लोगों का सिलेबस समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग कंबाइंड एक सेशन, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें बचे हुए जो आपका क्वेश्चन है उसकी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कि सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की क्या भूमिका होती है, लिंग भेद और साथ ही साथ शैक्षिक अभ्यास नामक चैप्टर को आज हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे 8वें चैप्टर के रूप में। 8वें चैप्टर के रूप में हम लोग सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, साथ ही साथ लिंग भेद और शैक्षिक अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक साथियों, तो हम लोग ये चैप्टर थोड़ा सा समझने की चीज़ है। सामाजिक भेदभाव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं साथियों, और समाज में कौन से जेंडर के, मेल जेंडर की या तो फीमेल जेंडर की या तो मैस्कुलिन जेंडर की साथियों क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें या लिखने वाली चीज़ें नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, समझने वाली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो पहला टॉपिक जो हम लोगों का होगा साथियों इस चैप्टर में, हम लोगों का जो आज पहला टॉपिक होगा ये होगा जेंडर की भूमिका, रोल ऑफ जेंडर। जेंडर की भूमिका, जेंडर की भूमिका अर्थात रोल ऑफ जेंडर। रोल ऑफ जेंडर नामक टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साथियों। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम जानते हैं साथियों कि अपने आसपास के वातावरण में अगर देखा जाए, हम लोगों के आसपास के वातावरण में साथियों अगर देखा जाए तो हमारी सामाजिक संरचना में कुछ विशेष प्रकार की भूमिका तथा दायित्व होते हैं। हमारी साथियों जो सामाजिक संरचना है, इसमें कुछ विशेष प्रकार से सामाजिक दायित्व और सामाजिक संरचना या सामाजिक साथियों भूमिकाएं होने का काम करती हैं, जिसे निर्धारित किया जाता है। ठीक साथियों, पहले से निर्धारित रहती हैं कि कौन सा वर्ग, कौन से लोग, कौन से प्रकार के लोग करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, इसमें अगर साथियों हम लोग बात करें, जैसे अगर महिलाओं के लिए बात करें साथियों तो अलग भूमिका होती है, वहीं अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए अलग भूमिका होती है। महिलाओं के लिए अलग प्रकार की भूमिका होती है और वहीं पे देखा जाए तो पुरुषों के लिए क्या होता है साथियों, पुरुषों के लिए एक अलग प्रकार की भूमिका होती है।
साथियों इन्हीं के आधार पर अगर अब देखा जाए तो यह निश्चित किया जाता है कि कौन सी भूमिका के लिए किस प्रकार के साधन और सुविधाओं की ज़रूरत होती है। इन्हीं सभी चीज़ों से हमें यह पता होता है, ये हर चीज़ें हम लोग देखते हैं साथियों कि कौन सी कार्य के लिए साथियों कौन सी कार्य के लिए भूमिका के लिए किस प्रकार से साधन और सुविधा की हमें आवश्यकता और ज़रूरत पड़ने का काम करेगी। ठीक साथियों, कहाँ से? ये जेंडर से ही हम लोगों को पता चलता है। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने जाना कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं हमारे सामाजिक दायित्वों में ऐसे पहले से निश्चित किए जाते हैं कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसे कि सिर्फ महिलाओं को करना है, बांट दिया जाता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसे सिर्फ पुरुषों को करना होता है। जैसे बात करें साथियों, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताया गया कि राजू बचपन से ही इस बात को देखता आया है कि उसके परिवार में उसके और उसकी बड़ी बहन मीना के लिए अलग अलग व्यवहार अपेक्षित है। राजू और मीना, बताया गया साथियों कि राजू है, एक व्यक्ति कौन है, राजू है या रामू कह लीजिए, और दूसरी इसी की बड़ी बहन है। इसी की बड़ी बहन क्या है? मीना है। इसी की बड़ी बहन मीना है। तो कहा गया साथियों यह राजू जो है यह शुरुआत से ही यह देखते हुए चला आया है कि इसके लिए कुछ दायित्व ऐसे हैं जो कि इसके लिए पहले से निर्धारित किए गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो इसी की बड़ी बहन जो ये मीना है, इसी की बड़ी बहन जो मीना है, इसके लिए कुछ अनेक पहले से निश्चित दायित्व बने हुए हैं कि कौन सा कार्य मीना को करना है, कौन सा कार्य रामू को या राजू को करना है। ठीक साथियों, अब साथियों अगर बात करें, लेकिन साथियों उसकी बड़ी बहन को बाहर अधिक समय तक रहने नहीं दिया जाता। बड़ी बहन को कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि रामू के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो कि अलग हैं विशेष प्रकार से, और मीना के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि विशेष प्रकार से। कहा गया है यहाँ पे साथियों कि राजू को वहीं पे यह देखा जाता है सामान्यतः, अर्थात पुरुष वर्ग को या बालक को ज़्यादा देर तक बाहर अगर घूमता है, टहलता है, उठता है, बैठता है, लोगों के साथ बातचीत करता है, ठीक, तो उस पर लोगों को इतनी प्रतिक्रियाएँ नहीं आती हैं। लेकिन वहीं अगर इसकी बड़ी बहन, रामू की बड़ी बहन अगर ज़्यादा देर तक बाहर चली गई, टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया, देर में घर पे पहुंची या तो कहीं रुक गई या इस तरीके की कोई भी चीज़ें अगर मतलब थोड़ी सी भी अगर लेट लतीफ़ी हो गई तो लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगती हैं। इसी तरीके से बताया गया कि कल की बात है साथियों कि मीना कुछ ऊंची आवाज़ में बोली तो माँ ने उसे बहुत डांटा। लड़की होकर इतने ऊंचे सुर में बात करती हो। लड़कियों को साथियों पराये घर जाना होता है, ऐसा राजू के साथ तो कभी नहीं हुआ। मतलब क्या क्या हो गया कि मीना किसी दिन क्या की कि अपनी माँ से थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात कर ली, जिसके कारण माँ ने उसे काफ़ी डांटा और उसे यह समझाया कि कल को तुम्हें दूसरे घर में जाना है, वहाँ जाओगे तो तुम भी इसी प्रकार से क्या करोगे, वहाँ भी इसी प्रकार से तुम्हारी एक्टिविटी रहेगी, तुम्हारी गतिविधि रहेगी, जिससे हमारी क्या होगी, बेइज्जती होगी। ठीक, लेकिन यही चीज़, ये जो गतिविधि होती है यह रामू के साथ लागू नहीं होती, रामू के साथ लागू नहीं होती। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो स्कूल तक तो दोनों भाई बहन साथ में पढ़े, लेकिन जब मीना आगे नहीं पढ़ती, माता पिता जोर शोर से उसके लिए रिश्ता देख रहे होते हैं। अब मीना बहुत सारी पाबंदियां लग गई हैं। क्या होता था, बताया गया कि पहले एक समय होता था कि रामू और मीना दोनों एक साथ स्कूल में एक साथ पढ़ाई करने जाते थे, एक साथ पढ़ते थे। वहीं पे रामू को आगे की पढ़ाई को भी क्या जारी रखा गया, लेकिन मीना को वहीं से आगे की पढ़ाई को बाधित कर दिया गया। गार्जियन, संरक्षक या जो भी इनके माता पिता पेरेंट्स हैं साथियों मीना के, इनके जोर शोर से बिल्कुल तैयारी के साथ इनके रिश्ते की खोज करना शुरू कर दिए। क्या कर दिए, रिश्ते की जोर शोर से साथियों देख रेख करना शुरू कर दिया। अब मीना बहुत सारी पाबंदियों में बंध गई है। जैसे अगर बात करें तो बाहर खेलना, तेज़ आवाज़ में बात करना, घूमने जाना, सहेलियों के साथ फिल्म देखने जाना इत्यादि जैसे जो कार्य हैं, इन सभी कार्यों के लिए मीना के लिए क्या कर दिया गया, पाबंदी लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। ठीक साथियों, अधिकतर समय वो माँ के साथ रसोई में कार्य में जुटी रहती है। एक बार दो बार उसे दबी आवाज़ में आगे पढ़ने की बात की तो पिताजी ने मना कर दिया। इसके विपरीत अगर रामू की बात करें तो रामू की डॉक्टर बनने के सपने देखे जा रहे हैं। पिता क्या है कि मीना अगर एक छोटी सी आवाज़ में, छोटे से दबे कुचले आवाज़ में साथियों आगे की पढ़ाई करने के लिए जिज्ञासा जताई, इच्छा जताई अपनी माता पिता गार्जियन से,
तो वो क्या कर दिए, पढ़ाई करने के लिए मना कर दिए। लेकिन सेम वही माता पिता, वही गार्जियन, वही संरक्षक रामू जो है, ये रामू के डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना दिन प्रतिदिन देखे जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आगे क्या कहा गया साथियों, उसे घर पे काम भी नहीं करना पड़ता है। किसे, रामू को घर पे काम भी नहीं करना पड़ता, न बाहर आने जाने की पाबंदी है। रामू को अभी भी याद है कि जब वह छोटा था तो उसकी बड़ी बहन मीना को बाहर जाना होता था, माँ राजू को भी साथ जाने के लिए कहती थी। यह बात साथियों रामू ने अच्छी तरह समझ ली। अब जब भी मीना बाहर खड़ी दिखाई देती है तो राजू उसकी चोटी पकड़ के उसे घर के अंदर ले आता है। मतलब मीना जब भी अगर बाहर खड़ी होती है, बाहर खड़ी हुई नज़र आती है, तो रामू क्या करता है, मीना की चोटी पकड़ के घर के अंदर खींच लेता है, ऐसा कहा जा रहा है। इस कहानी का क्या मतलब है साथियों, ये एक कहानी बताई गई आप लोगों को, एक उदाहरण के तौर पे बताया गया कि दोनों जेंडर में किस प्रकार से भिन्नता है, सामाजिक सोच क्या है, लोगों की नज़रिया क्या है। ठीक, ये इस कहानी का मतलब खास तौर पे ये एक काल्पनिक कहानी है, सिर्फ उसी के तौर पे इन सभी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की। इस कहानी को पढ़कर साथियों प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या होता है, प्रश्न उठने का काम स्वाभाविक सी बात है। दोनों बच्चों के साथ परिवार के सदस्यों का व्यवहार अलग क्यों न हो जाए, मीना को पढ़ाई के अवसर से क्यों वंचित रखा गया, घर का काम केवल मीना ही क्यों करती है, राजू क्यों नहीं करता, इन सभी चीज़ों का सवाल कौन देगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। ठीक, ये सभी प्रश्न आज के समाज के, आज के परिवेश में उठते हैं। सब पाबंदियों मीना पर ही क्यों हैं, राजू मीना की चोटी पकड़ कर घर ले आता है, क्या यह अच्छी बात है? क्या लड़के व लड़की में यह भेद स्थिति समाज, देश या काल में होता है? लड़का क्या है और लड़की क्या है, या लिंग और जेंडर में क्या भेद है? इन सभी बातों को समझने के लिए ही इनका शाब्दिक अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों शब्दकोश के अनुसार लिंग का अर्थ अगर बात करें तो लिंग व्याकरण के शब्दों का स्त्री व पुरुष विभाजन है। लिंग के बारे में बताया गया, हम लिखते हैं लिंग के लिए ये उपरोक्त कहानी से समाज में किस प्रकार से भेद विभेद है इसे समझाने की कोशिश किया गया। अब अगर साथियों लिंग की बात किया जाए, किसकी, जेंडर अर्थात लिंग की बात किया जाए, अर्थात जेंडर की बात किया जाए, जेंडर की अगर बात किया जाए साथियों तो कहा गया कि लिंग व्याकरण के शब्दों का, लिंग अर्थात जेंडर व्याकरण के शब्दों का लिंग व्याकरण के शब्दों का स्त्री व पुरुष विभाजन है। स्त्री व पुरुष विभाजन है। लिंग को क्या बताया गया साथियों, व्याकरण के शब्दों के बात कर, व्याकरण के शब्दों का स्त्री व पुरुष का क्या होता है, लिंग विभाजन करता है या विभाजक है। जेंडर शब्द साथियों स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। ये जो जेंडर शब्द होता है या क्या, पुरुष और स्त्री के सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। सामाजिक भेदभाव को साथियों क्या करता है, प्रदर्शित करने का काम करता है। जेंडर शब्द इस बात की ओर इशारा करता है साथियों कि जैविक भेद के अतिरिक्त जितने भी भेद देखते हैं वे सभी प्राकृतिक न होकर समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और इसी में यह बात भी सम्मिलित है कि अगर यह भेद बनाया हुआ है तो दूर भी किया जा सकता है। मतलब यह बात कही जा रही है साथियों कि पुरुष और स्त्री का यह जो भेद है यह कैसा है, सामाजिक भेदभाव है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर यह भेदभाव बनाया गया तो इसे क्या किया जा सकता है, इसे समाप्त भी किए जाने का काम किया जा सकता है। और साथियों अगर बात करें तो समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के पीछे पूरी सामाजिक प्रक्रिया
है। ऐसा कहा गया कि समाज में जो स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव में के पीछे अगर बात करें साथियों तो पूरी जो सामाजिक प्रक्रिया है ये लगी, जिसके तहत साथियों बचपन से ही बालक बालिका का अलग ढंग से पालन पोषण किया जाता है और यह फर्क सामान्य सभी जगह पे देखा जाता है। बालक बालिकाओं का जो पालन पोषण किया जाता है, सामाजिक जो उनके अंदर भेदभाव होता है साथियों, यह सामान्यतः क्या प्रत्येक जगह देखे जाने का काम किया जाता है। तो साथियों लिंग शब्द अंग्रेजी के शब्द जेंडर का हिंदी रूपांतरण है। सामान्यतः साथियों लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष या स्त्री के गुणों के कुलक और उनके द्वारा उनमें उपस्थित व्यवहारों के लिए किया जाता है। फेमिनिस्ट के अनुसार साथियों, फेमिनिस्ट ने क्या कहा, फेमिनिस्ट क्या कहते हैं साथियों, फेमिनिस्ट के अनुसार फेमिनिस्ट जी क्या कहते हैं साथियों, ये कहते हैं कि सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष के मध्य, सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष के मध्य स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में, संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। के रूप में साथियों परिभाषित किया जा सकता है, किया जा सकता है। फेमिनिस्ट क्या कहते हैं साथियों जेंडर को लेकर, जेंडर को लेकर फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, ये कहते हैं साथियों कि सामाजिक लिंग को, जो सामाजिक लिंग है साथियों, इसे स्त्री और पुरुष के मध्य, किसे स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साथियों पुरुष दो रूप से जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष। मनुष्य कहा गया मनुष्य जो होता है यह दो रूप में जन्म लेता है। मनुष्य जो होता है यह दो रूप में जन्म लेता है। कौन कौन से रूप में साथियों, एक स्त्री के रूप में और दूसरा पुरुष के रूप में। दो रूप में क्या करता है, जन्म लेने का काम करता है, जिसे साथियों प्रारंभिक अवस्था में बालिका तथा बालक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है साथियों, इसे बालिका कहा जाता है, और पुरुष की साथियों जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, बालक कहे जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों, बालक तथा बालिका की शारीरिक संरचना में ही विभेद नहीं होता, अपितु दोनों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा क्रियाकलापों में भी भिन्नता पाई जाती है। कहा गया कि जो बालक और बालिका की संरचना होती है, शारीरिक संरचना, बालक और बालिका की जो शारीरिक संरचना होती है, सिर्फ इसी में विभेद नहीं होता, सिर्फ इसी में विभेद नहीं होता, बल्कि इनके क्रियाकलापों में, इनकी अभिरुचियों में, अभिवृत्तियों में, साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो इनकी रुचियों में भी क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। किसकी, बालक और बालिका की। इन सभी की रुचियों में, क्रियाकलापों में और साथ ही साथ अभिवृत्तियों में भी भिन्नता पाई जाती है। लिंग को साथियों व्याकरणों द्वारा यह कहकर परिभाषित किया गया कि जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यह भी कहा गया साथियों, लिंग को लेकर यह भी कहा गया, जिससे एक बात और कही गई लिंग को लेकर कि जिससे किसी के, जिससे किसी मनुष्य के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं।
जिस भी मनुष्य का साथियों, जिस भी मनुष्य का स्त्री या पुरुष होने का बोध, जिससे साथियों किसी भी मनुष्य के स्त्री या पुरुष होने का क्या हो बोध होता है, उसी को क्या कहते हैं, लिंग कहने का काम करते हैं। जो किसी भी मनुष्य के स्त्री या पुरुष के बोध होने के काम को क्या कहते हैं, लिंग कहने का काम किया जाता है। साथियों लिंग के निर्माण में लैंगिक मानदंडों का प्रयोग भी किया जाता है। कुछ लैंगिक साथियों क्या होते हैं, मानदंड होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। ये लैंगिक मानदंड क्या होते हैं साथियों, जैसे अगर बात करें, क्या बात करें, पुरुष और महिला के गुणसूत्र की हम बात करेंगे। पुरुष के गुणसूत्र की, पुरुष के गुणसूत्र की, और यहाँ पे हम महिला के गुणसूत्र की बात करेंगे। पुरुष के गुणसूत्र की और महिला के गुणसूत्र की बात करेंगे साथियों। तो जब XY गुणसूत्र होता है साथियों, XY गुणसूत्र होता है और महिला में XX गुणसूत्र होता है। महिला में क्या होता है, XX गुणसूत्र होता है। तो जब साथियों क्या होता है साथियों, जब यहाँ पे XX गुणसूत्र पाया जाता है तो क्या होता है, बालिका का जन्म होता है या बालिका का निर्माण होता है। ठीक साथियों, क्या होता है, बालिका का निर्माण होता है। और जब यहाँ पे क्या होता है, YY क्या होता है साथियों, XY गुणसूत्र पाए जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, बालक का निर्माण होता है। किसका, बालक का निर्माण होता है। ठीक साथियों, जब XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, महिला के साथियों, पुरुष और महिला के साथियों जब XX गुणसूत्र पाए जाते हैं तो बालिका का जन्म होता है। और जब महिला और पुरुष के XY गुणसूत्र मिलते हैं या पाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बालक का निर्माण होता है। जैविक रूप से साथियों लिंग को परिभाषित करते हुए कहा गया कि जब स्त्री तथा पुरुष के XX गुणसूत्र मिलते हैं, जब स्त्री के और पुरुष के जब XX गुणसूत्र मिलते हैं साथियों तो बालिका, और जब स्त्री और पुरुष के XY गुणसूत्र मिलते हैं, जब स्त्री और पुरुष के X और Y गुणसूत्र मिलते हैं तो किसका, बालक का जन्म होता है। किसका साथियों, बालक का जन्म होता है। ठीक साथियों, इससे क्या होता है साथियों कि लिंग के निर्धारण में जैविक संप्रदाय महत्वपूर्ण है, परंतु इस हेतु साथियों स्त्री या पुरुष किसी की इच्छा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें अगर स्त्री चाहे कि हमें सिर्फ बालिका पैदा करना है या पुरुष चाहे कि हमें सिर्फ बालक पैदा करना है या कोई चाहे, स्त्री या पुरुष की इच्छा से यह नहीं होता। इसका निर्धारण साथियों गुणसूत्र के माध्यम से होता है। किसके, गुणसूत्र के माध्यम से इसका निर्धारण किया जाता है। लिंग निर्धारण साथियों शरीर की ऐच्छिक क्रिया का परिणाम न होकर अनैच्छिक है, अतः इस हेतु किसी भी साथियों किसी को भी दोषी भी नहीं माना जा सकता। जैसे पुरुष कह दे कि तुम्हारी गलती है, महिला के लिए कह दे, या महिला कह दे पुरुष की गलती। जैसे मान लीजिए कि पुरुष और महिला के XX गुणसूत्र मिले, बालिका का जन्म हुआ। अब पुरुष कह दे महिला से कि नहीं तुम्हारी गलती से, तुम्हारे कारण बालिका का जन्म हुआ, या तो महिला कह दे कि पुरुष के लिए कि नहीं तुम्हारे कारण बालिका का जन्म हुआ, तो दोनों लोग एक दूसरे को ऊपर दोषारोपण नहीं लगा सकते, एक दूसरे को ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते। ठीक साथियों, और सेम यही प्रक्रिया बालक के लिए भी होती है, सेम यही प्रक्रिया बालक के लिए भी क्या होती है। ठीक साथियों, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तथा बालकों की तुलना में बालिकाओं को तुच्छ समझा जाता है। हमारा जो आज का समय है, आज का परिवेश है साथियों, कैसा है, किस प्रकार से है कि बालिकाओं को बालक की अपेक्षा अगर देखा जाए तो तुच्छ समझा जाता है, जबकि ये बहुत ही गंदी मानसिकता है लोगों की, बहुत ही गंदी मानसिकता है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक साथियों, लिंग एक परिवर्तनशील धारण है साथियों, जिसमें एक ही संस्कृति, जाति, वर्ग तथा आर्थिक परिस्थितियों तथा आयु में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तथा एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में भी भिन्नताएं होती हैं। स्त्री पुरुष के लिंग के निर्धारण में जैविक तथा शारीरिक स्थितियों के साथ साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक बोधों को दृष्टिगत रखना चाहिए। साथियों, भारतीय समाज आरंभ से ही पुरुष प्रधान रहा है। हमारा जो भारतीय समाज रहा है शुरुआत से ही साथियों कैसा, पुरुष प्रधान साथियों समाज रहा है। भारतीय पुरुष प्रधान समाज में हर काल में महिलाओं को साथियों समाज में चुनौती का सामना करना पड़ा है।
चाहे बालक लालन पालन की बात हो, चाहे शिक्षा या स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पोषण न्याय की बात हो, स्वतंत्रता प्रदान हो, हर बार यह देखा गया है साथियों कि फैसला हमेशा पुरुष के पक्ष में किया जाता है। हमेशा फैसला जो किया जाता है वो किसके पक्ष में? पुरुष के पक्ष में ही किया जाता है। कोई भी निर्णय आता है तो पुरुष के पक्ष में ही किया जाता है। बालिका को साथियों संस्कार व सामाजिक मान्यताओं को दुहाई देकर प्यार से बहला फुसला दिया जाता है। भारतीय परिवार में साथियों बाल्यावस्था से ही लड़के व साथियों लड़की में विभेद किया जाता है। बाल्यावस्था से ही लड़कों में और लड़कियों में क्या किया जाता है? विभेद किए जाने का काम किया जाता है। उसी घरेलू भूमिका में भी अंतर पाया जाता है। लड़कियों से ये अपेक्षाएं की जाती हैं कि वे घरेलू कार्यों में सहयोग करें, खाना बनाना, सफाई करना, पानी लाना, परिवार के अन्य व्यक्तियों की सेवा करना उनके कार्य क्षेत्र गिनाए जाते हैं। घर का मुखिया पुरुष होता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने या घर के बाहर कार्यों को संपन्न करने का जिम्मा उनके पास, किसके पास? पुरुष के पास होता है। जब उचित शिक्षा प्राप्त कर महिला रोजगार प्राप्त करती है तो जेंडर विभेद यहाँ भी दृष्टिगोचर होता है। कई कार्यालयों में महिलाओं की क्षमता को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है। कई ऐसे कार्यालय होते हैं साथियों जहाँ महिलाओं की क्षमता को क्या अविश्वसनीय माना जाता है, अविश्वसनीय माने जाने का काम किया जाता है। कई महत्वपूर्ण पद उसे इसलिए नहीं दिए जाते कि वह स्त्री है। हमारे यहाँ कई ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जिस पे महिलाओं को नहीं आसीन किया जाता। कारण क्या होता है कि अरे वो महिला है, इस पद पे को धारण करने के बाद वो समाज इस पद को संभाल पाएगी, सही तरीके से निर्वहन इसका कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। उस पद से संबंधित कार्यों को वह निष्ठापूर्वक पूरा कर पाएगी या नहीं। बदले परिवेश में यह आवश्यक है कि साथियों समाज महिलाओं के प्रति अपने पूर्वग्रह या नकारात्मक रवैये को बदलाव लाए। महिलाओं को समुचित सम्मान देकर उनकी कार्यशक्ति व प्रतिभा को पहचाने। महिलाओं की हमेशा कार्यशक्ति और प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें हमेशा अवसर देना चाहिए। साथियों हमेशा क्या देना चाहिए? अवसर देने का काम किया जाना चाहिए। जेंडर के आधार पर महिला पुरुष के कार्यक्षेत्र को निर्धारित नहीं करके बल्कि उनके निहित क्षमताओं, योग्यताओं व रुचियों के आधार पर उन्हें कार्य सौंपने का काम किया जाना चाहिए। हमेशा उनके अंदर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हमेशा उनकी जेंडर के अनुसार न क्षमता को पहचान कर बल्कि उनके अंदर साथियों जो रुचि है, जो योग्यता है, जो उनकी रुचि है, योग्यता है, साथ ही साथ उनके अंदर जो क्षमता है, उनकी क्षमताओं को पहचानते हुए उनके आधार पर उन्हें कार्यक्षेत्र सौंपना चाहिए। घर परिवार में भी कार्यशील महिला के प्रति उत्तरवादी व सहयोगपूर्ण रवैये अपनाया जाना चाहिए ताकि कार्यस्थल की भूमिका में वह बिना किसी तनाव के निष्ठापूर्वक संपूर्ण कर सके। अक्सर यह देखा जाता है साथियों कि कार्यशील महिलाओं से परिवार वालों की अपेक्षा वही होती है जो एक घरेलू महिला से होती है। कार्य भूमिका को लेकर परंपरागत मान्यताएं प्रचलित हैं। घरेलू सभी कार्यों की जिम्मेदारी महिला पर है, चाहे कार्यस्थल पर वह कितनी भी शारीरिक व मानसिक थकान से पीड़ित हो। कोई भी कार्य हो जो कार्यस्थल होता है वहाँ पे महिलाओं को ही उस प्रकार के कार्य को दिया जाता है, चाहे वो महिला कितनी भी थकी हो, थकान से भरी हुई हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है साथियों, परिवार के सदस्यों से यह अपेक्षा होनी चाहिए कि वे कार्यशील महिला के साथ समायोजन करें। कार्य भूमिका का बंटवारा जेंडर पर आधारित न होकर आपसी समझ पर होना चाहिए। जो कार्य क्षेत्र का बंटवारा हो वो आपसी समझ और बुद्धिमानी और उनकी योग्यताओं और क्षमताओं पे हमेशा किया जाना चाहिए। ये साथियों क्या है? जेंडर की भूमिका किसमें? सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक, अब अगला टॉपिक इसी में हम लोगों का होगा साथियों लिंगीय भेद। अगला टॉपिक होगा कि लिंगीय भेद क्या होता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में साथियों हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा लिंगीय भेद क्या है। 7वां चैप्टर आज हम लोगों का शुरू हुआ साथियों, जिसका नाम है कि सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका। साथ ही साथ साथियों लिंगीय भेद और शैक्षिक अभ्यास, ये हम लोगों का चैप्टर है। समझने वाली चीज़ें हैं इसमें, लिखने वाली चीज़ें भी बहुत कुछ नहीं हैं। अगला टॉपिक होगा हम लोगों का लिंगीय भेद या विभेद। दूसरा टॉपिक है लिंगीय भेद या विभेद।
भेद या विभेद कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, लिंगीय भेद या विभेद की बात करें साथियों तो लिंगीय विभेद से तात्पर्य है कि बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता, बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा में तथा पालन पोषण में बालकों से निम्न स्तर में किया जाता है। शिक्षा में क्या किया जाता है साथियों आजकल हमारे समाज में कि बालक को उच्च शिक्षा के लिए क्या अग्रसर किया जाता है, लेकिन बालिकाओं को क्या किया जाता है, जैसे ही इंटर या ग्रेजुएशन पास करती हैं उन्हें घर बैठा दिया जाता है। सामान्यतः आज के दौर में भी जैसे ही बालिकाएं इंटर क्लास की, ग्रेजुएशन तो करवाते हैं गार्जियन सामान्य तौर पे, लेकिन वो घर से प्राइवेट तरीके से कहीं से फॉर्म वगैरह भरवा दिए, अपना वहीं पे घर पे बैठिए, घर का काम करिए। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक साथियों, जिससे साथियों वे बालिकाएं क्या होती हैं, पिछड़ जाती हैं। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। प्राचीन काल से ही यह अवधारणा प्रचलित रही है कि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से ही नरक और कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्या साथियों, प्राचीन काल से ये अवधारणा प्रचलित रही है साथियों कि जो जीवित पुत्र होता है उसका मुख देखने मात्र से ही नरक और कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और बालिकाओं की प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा करनी पड़ती है। अतः बालक श्रेष्ठ है और कुल का गौरव तथा कुल का नाम आगे ले जाने और रोशन करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण ही बालिकाओं की अपेक्षा प्रमुख है। इस प्रकार साथियों लिंग के आधार पर किया जाने वाला विभेद लिंगीय भेद कहलाता है। ठीक साथियों, लिंगीय भेद क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जाना समझा कि जिस प्रकार से साथियों ये प्राचीन अवधारणा चली आ रही है, इसी मान्यता को देखते हुए लिंगीय भेद यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक, बालक और बालिका में। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा साथियों लिंगीय भेद विभेद के कौन कौन से प्रकार होते हैं। लिंगीय भेद या विभेद के प्रकार ये तीसरा टॉपिक होगा हम लोगों का। ठीक, इसके प्रकार की बात करें साथियों तो पहला प्रकार इसमें माना जाता है, पहला प्रकार होता है जातिगत विभेद। जातिगत विभेद। दूसरा प्रकार बताया गया प्रजातीय विभेद। प्रजातीय विभेद। और तीसरा प्रकार बताया गया लिंगीय विभेद। इन सभी के बारे में भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। अभी जान लीजिए कि कितने प्रकार होते हैं। चौथा प्रकार बताया गया साथियों भाषाई विभेद। भाषाई विभेद। और पांचवा प्रकार जो बताया गया वो है रंगगत विभेद। रंगगत विभेद। छठवां साथियों प्रकार बताया गया सांस्कृतिक विभेद। सांस्कृतिक विभेद। और सातवां प्रकार बताया गया साथियों आर्थिक विभेद। आर्थिक विभेद। और अंतिम और आठवां विभेद जो बताया गया प्रकार साथियों वो है स्थानगत विभेद। स्थानगत विभेद। ये साथियों कौन सा, ये 8 प्रकार बताए। लिंगीय विभेद के साथियों कितने प्रकार बताए गए, टोटल 8 प्रकार बताए गए। कौन कौन से, जातिगत विभेद, प्रजातीय विभेद, लिंगीय विभेद, भाषाई विभेद, रंगगत विभेद, सांस्कृतिक विभेद, आर्थिक विभेद और स्थानगत विभेद। ये साथियों 8 प्रकार। एग्जामिनर आपसे सामान्य क्वेश्चन अगर पूछेगा, तो वो आपसे पूछ सकता है साथियों कि लिंगीय भेद या विभेद के कुल कितने प्रकार हैं। लिंगीय भेद या विभेद के कुल कितने प्रकार हैं, तो टोटल 8 प्रकार होते हैं साथियों। कितने, टोटल 8 प्रकार होते हैं। एग्जामिनर अगर थोड़ा सा और क्वेश्चन टफ बनाएगा, टफ क्या, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर क्वेश्चन बनाएगा, तो वो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि लिंगीय विभेद या लिंगीय भेद के प्रकारों में से लिंगीय विभेद के
प्रकारों में से निम्न में से कौन सा प्रकार है, या लिंगीय विभेद का निम्न में से कौन सा प्रकार है, या लिंगीय विभेद का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरीके से साथियों क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये है लिंगीय भेद या विभेद के प्रकार। अब साथियों हम लोग पढ़ेंगे कि लिंगीय भेद या विभेद की शैक्षिक अभ्यास क्या होते हैं। अब हम लोग इसके विभेद के शैक्षिक अभ्यास क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार के साथ। इसमें सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। लिंगीय भेद या विभेद के साथियों क्या हम लोगों को पढ़ना है कि शैक्षिक अभ्यास के शैक्षिक अभ्यास शैक्षिक अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक साथियों, तो साथियों लिंगीय भेद की शैक्षिक प्रथाएं कुछ निम्न प्रकार से हैं। निम्न प्रकार में साथियों पहले प्रकार की अगर चर्चा करें तो पहली है मान्यताएं तथा परंपराएं कुछ होती हैं। लिंगीय भेद या विभेद की शैक्षिक अभ्यास में कुछ क्या मान्यताएं होती हैं, मान्यताएं और साथियों परंपराएं होती हैं। मान्यताएं तथा परंपराएं होती हैं। कौन कौन सी साथियों मान्यताएं और परंपराएं होती हैं इनकी अगर हम लोग बात करें तो साथियों लिंगीय विभेद का एक प्रमुख कारण भारतीय मान्यता तथा परंपराओं का यह है कि यहाँ जीवित पुत्र का मुख देखने से क्या होता है साथियों, नरक से मुक्ति का वर्णन तथा श्राद्ध और पिंडादि कार्य पुत्र के हाथ से संपन्न कराने की मान्यता रही है। इसमें क्या मान्यता रही है साथियों, मान्यता यह रही है कि जीवित पुत्र का मुख देखने से, मान्यता क्या रही हैं, जीवित पुत्र का मुख देखने से जीवित पुत्र का मुख देखने से नरक से मुक्ति का वर्णन, नरक से मुक्ति का वर्णन तथा नरक से मुक्ति का वर्णन तथा श्राद्ध और पिंडादि कार्य श्राद्ध और पिंडादि कार्य साथियों पुत्र के हाथ से संपन्न कराए जाने की, पुत्र के हाथ से कराए जाने की मान्यता रही है, ये साथियों क्या है, कुछ शैक्षणिक अभ्यास रहे हैं। क्या अभ्यास रहे हैं, इसमें मान्यता यह रही कि जीवित पुत्र का मुख देखने से नरक से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन किया गया। साथ ही साथ श्राद्ध और पिंडादि कार्य पुत्र के हाथ से कराए जाने की मान्यता रही है। पुत्र के हाथ से साथियों पुरुष की किसी भी की मृत्यु की अगर हो जाती है व्यक्ति की या मनुष्य की, तो पुत्र के हाथ से श्राद्ध और पिंडादि कार्य कराए जाने की मान्यता रही है। साथियों स्त्रियों की चिता को अग्नि देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। स्त्रियों को क्या किया गया है, कभी भी चिता को अग्नि देने का अधिकार नहीं दिया गया है, जिसके कारण भी पुत्र को महत्व दिया जाता है और वंश को चलाने में भी पुरुष को ही प्रधानता माना जाता है, प्रधानता दिया गया है। इन साथियों मान्यताओं तथा परंपराओं की वेड़ियों में हमारा भारतीय जनमानस चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित पूरी तरीके से आबद्ध रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप साथियों बालकों को महत्व दिया जाता है और कहीं कहीं तो बालिकाओं की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। अधिकांश साथियों बालिकाओं को
भी बोध समझाकर ही उनका पालन पोषण किया जाता तथा सदैव उन्हें पुरुषों की छत्र छाया में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अथर्ववेद में वर्णन आया है साथियों कि स्त्री को बाल्यकाल के पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। अथर्ववेद में क्या वर्णन किया गया है साथियों? कुछ मान्यताएं और परंपराओं के अंतर्गत अथर्ववेद में दिया गया। कहाँ साथियों? अथर्ववेद में दिया गया अथर्ववेद में क्या कहा गया साथियों? कहा गया कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के अधीन, स्त्री को बाल्यकाल में पिता के अधीन, दूसरी मान्यता यह दिया गया साथियों, युवावस्था में पति के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन, साथ ही साथ साथियों अथर्ववेद में यह भी मान्यता दी गई तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन, क्या इन तीनों के अधीन रहना चाहिए। क्या कहा? अथर्ववेद में यह कहा गया साथियों कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन हमेशा रहना चाहिए। ये बात कहाँ मिली साथियों? ये जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। इस प्रकार साथियों स्त्रियों को अस्तित्व, मान्यताओं, परंपराओं तथा सुरक्षा की बलि चढ़ा दिया जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री पुरुष की ओर ताकती है तो निश्चित ही है साथियों कि पुत्र की प्रधानता स्थापित होगी। आश्चर्य तो तब होता है जब एक स्त्री स्वयं स्त्री होकर भी बालक बालिकाओं में भेद करती। इस प्रकार मान्यताएं तथा परंपराएं लिंगीय विभेद में वृद्धि करने का प्रमुख कारण हो जाती हैं। इस प्रकार से यह समझाया गया। आश्चर्य की बात यह भी बताई गई जब एक स्त्री होकर भी साथियों किसी स्त्री के लिए क्या करती है, वह लिंगी विभेद करने का काम करती है। यह भी एक आश्चर्य की बात मानी गई। ये साथियों मान्यताएं तथा परंपराएं कुछ दी गई, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अगली साथियों शैक्षणिक अभ्यास है अशिक्षा। अगला शैक्षणिक अभ्यास बताया गया अशिक्षा। अशिक्षा के बारे में क्या कहा गया साथियों कि लैंगिक विभेद में अशिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। अशिक्षा व्यक्ति, परिवार तथा समाजों में चले आ रहे मिथकों और अंधविश्वासों पर ही लोग कायम रखते हैं तथा बिना सोचे समझे उनका पालन करते रहते हैं। परिणामतः लड़के का महत्व लड़की की अपेक्षा सर्वोपरि मानते हैं। सभी वस्तुओं तथा सुविधाओं पर प्रथम अधिकार बालकों को प्रदान किया जाता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति यह विचार विमर्श करने लगता है साथियों कि लड़कों की ही बात लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं तथा लड़का लड़की एक समान होते हैं। यदि लड़कियों को समुचित प्रोत्साहन व अवसर प्रदान किया जाए तो वे प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। शिक्षित व्यक्ति यह चिंतन करता है कि यदि स्त्री नहीं होगी तो माँ, बहन, बेटी और पत्नी का अस्तित्व नहीं होगा। यह एक शिक्षित व्यक्ति ही सोच सकता है कि अगर स्त्री नहीं होगी तो किसी माँ, किसी बहन, किसी बेटी, किसी पत्नी का अस्तित्व नहीं होगा। साथियों शिक्षित व्यक्ति यह भी नित्य प्रति देखता है और अनुभव करता है साथियों कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, वे उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इस प्रकार लैंगिक विभेद अशिक्षा और अज्ञानता के परिणाम स्वरूप होते हैं। ये साथियों क्या अशिक्षा के अंतर्गत साथियों शैक्षणिक अभ्यास बताया गया। अगली साथियों जागरूकता का अभाव बताया गया। अगला शैक्षणिक अभ्यास के अंतर्गत क्या बताया गया? जागरूकता का अभाव। जागरूकता का अभाव क्या बताया गया कि लोग जागरूक क्यों नहीं हैं। जागरूकता के अभाव के संबंध में कहा गया साथियों कोई जागरूकता के अभाव के कारण भी लैंगिक भेदभाव उपजता है। समाज में अभी भी लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है जिसके कारण बालक बालिकाओं की देखरेख, शिक्षा तथा
पोषण आदि स्तरों पर भेदभाव किया जाता है। वहीं जागरूक समाज में बेटा बेटी एक समान के मंत्र का अनुसरण करते हुए बेटियों का साथियों पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा पुरुषों की भांति प्रदान की जाती है। जहां शिक्षित लोग हैं वहां बेटा और बेटी का एक मंत्र दिया जाता है और बेटा और बेटी दोनों के साथियों शिक्षा का क्या किया जाता है, एक समान रूप से देखभाल या एक समान रूप से उन्हें फैसिलिटी दी जाती है। जागरूकता के अभाव में माना जाता है साथियों कि स्त्रियों तथा कार्यक्षेत्र की साथियों चारदीवारी के भीतर एक ही सीमित है, अतः उनकी शिक्षा तथा पालन पोषण पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए और बौद्धिक रूप से ही वे लड़कों की अपेक्षा कमज़ोर होती हैं। लैंगिक भेदभाव के कारण साथियों बालिकाओं के विकास का उचित प्रबंध नहीं किया जाता। परिणामतः क्या होता है साथियों कि आर्थिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होने से उनके प्रति लोगों के नज़रिए में भी परिवर्तन नहीं होता और वे सदैव स्वयं को लड़कों से हीन मान बैठती हैं। अतः बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा क्या अधिक महत्व प्रदान किए जाने का काम किया जाता है, ऐसी बात कही गई। ठीक, ये क्या है, जागरूकता का अभाव माना गया है। अगली बात साथियों है कि सांस्कृतिक कुप्रथाएं कुछ क्या है, सांस्कृतिक कुछ कुप्रथाएं हैं, इसे भी हम लोग जान लेते हैं। सांस्कृतिक कुप्रथाएं, सांस्कृतिक कुप्रथाओं के अंतर्गत क्या बताया गया साथियों, सांस्कृतिक कुप्रथाओं में यह कहा गया कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रही है। यद्यपि अपवाद स्वरूप कुछ सशक्त स्त्रियां विदुषियों के उदाहरण अवश्य प्राप्त होते हैं। मनुष्य इतिहास साक्षी है परंतु इतिहास साक्षी है कि सीता और द्रौपदी जैसी स्त्रियों को भी स्त्री होने का परिणाम भुगतना पड़ा था। भारतीय संस्कृति में धार्मिक तथा यज्ञीय कार्यों में भी पुरुष की उपस्थिति अपरिहार्य है और कार्यों को तो स्त्रियों को करने का निषेध है। ऐसी स्थिति में पुरुष प्रधान हो जाता है और स्त्री का स्थान गौण हो जाता है। यह स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय के स्त्री पुरुष की न होकर समग्र स्त्री की बनकर लिंगी समस्या का रूप धारण कर लेती है। अर्थात किसी एक समुदाय, खास समुदाय में यह समस्या नहीं है, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक समुदाय में यह समस्या बनी हुई चली आ रही है कि पुरुष के बिना स्त्री क्या मानी जा गई है, हीन मानी गई है। ठीक, ये क्या है, सांस्कृतिक कुप्रथाएं हैं। अब साथियों कुछ क्या है, सामाजिक कुप्रथाएं हैं। कुछ सामाजिक कुप्रथाएं हैं 5वें नंबर पे, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक कुप्रथाएं क्या है साथियों, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो कुछ सामाजिक कुप्रथाएं आती हैं, जैसे दहेज प्रथा आता है जो इस समय पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। दहेज प्रथा, ठीक, लोगों के अंदर एकदम लालच व्याप्त है। अगला साथियों कुप्रथा है कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल विवाह। चौथे नंबर पे है साथियों पर्दा प्रथा। 5वें नंबर पे है साथियों विधवा विवाह निषेध, विधवा विवाह निषेध। और 6वें नंबर पे आती है साथियों छेड़खानी एवं व्यभिचार, छेड़खानी एवं व्यभिचार। ये साथियों कुछ हमारे समाज में कुप्रथाएं इस समय व्याप्त हैं। कौन कौन सी, जो सबसे बड़ी कुप्रथा है साथियों इस समय क्या है, दहेज वाली। दहेज वाली कुप्रथा हमारे समाज में बहुत ही तेज़ी से फैली हुई है। अगली कुप्रथा आती है साथियों कन्या भ्रूण हत्या, अर्थात महिलाएं या पुरुष क्या होती हैं, कन्या का भ्रूण में ही हत्या करवा देती हैं, पेट में ही, गर्भ में ही क्या होती हैं, हत्या कर देती हैं। या तो साथियों अगला साथियों है कि बाल विवाह, ये भी क्या है, कुप्रथा है। चौथे नंबर पे पर्दा प्रथा है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा पर्दा किए जाने की बात कही जाती है। 5वें नंबर पे कुप्रथा है विधवा विवाह निषेध, अर्थात विधवा विवाह नहीं किया जा सकता। और 5वें नंबर पे साथियों क्या कुप्रथा है कि छेड़खानी एवं व्यभिचार, ये भी इस समय बहुत तेज़ी से हमारे
पूरे भारत में व्याप्त है। ठीक साथियों, पूरे देश में है कि सामाजिक एवं छेड़खानी एवं व्यभिचार बहुत तेज़ी से इस समय लोगों की मानसिकता क्या होती है, गंदी होती जा रही है। ठीक साथियों, ये सारी चीज़ें हैं। इसके उपाय के लिए कुछ साथियों बताया गया, सामाजिक कुप्रथा जो है इसके उपाय के लिए बताया गया कि भारत में शिक्षा तथा साक्षरता में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है, परंतु लिंगीय विभेद के संबंध में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। बालकों और बालिकाओं में कई प्रकार के विभेद प्रचलित हैं, जिससे साथियों आधी आबादी के मस्तिष्क का सही उपयोग देश की प्रगति में नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में कई प्रयास सरकारी, निजी, अर्ध सरकारी तथा समाजसेवी उपक्रमों द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे लैंगिक मुद्दों जागरूकता लाई जा सके। लैंगिक विभेदों के कारण साथियों स्त्री पुरुष अनुपात की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है, अर्थात स्त्रियों और पुरुषों में अगर लैंगिक अनुपात को देखा जाए तो काफ़ी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है अनुपात। लैंगिक विभेद को कम करने या समय समय उनकी समाप्ति करने हेतु साथियों कुछ उपाय को भी दिया गया है, जैसे जन शिक्षा का प्रसार। जन शिक्षा का प्रकार एक क्या दिया गया, एक उपाय दिया गया इसके लिए। तो जन शिक्षा के प्रचार को लेकर अगर बात करें तो इसके लिए उपाय बताया गया। ये साथियों लिंगी विभेद के शैक्षणिक अभ्यास के कुल के इतने 5 पॉइंट हैं। पहला है सामाजिक मान्यता एवं परंपराओं का विभेद, शैक्षणिक अभ्यास। दूसरा है अशिक्षा। तीसरा जागरूकता का अभाव। चौथा है सांस्कृतिक कुप्रथा और पांचवा और अंतिम है सामाजिक कुप्रथा। इसके उपाय के अंतर्गत साथियों बात करें तो इसका उपाय बताया गया और इसके अंतर्गत कुछ उपाय बताए गए। जो पहला उपाय है साथियों जन शिक्षा का प्रसार। जन शिक्षा का प्रसार इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। जन शिक्षा का प्रसार। इसका उपाय बताया गया। ठीक साथियों, जन शिक्षा का प्रसार। जन शिक्षा के अगर साथियों प्रसार की बात करें तो स्त्री पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जनसाधारण के मध्य शिक्षा का प्रचार नहीं होगा, प्रचार प्रसार नहीं हो जाता है। वास्तविक अर्थ में भारतीय विशाल जनसमूह को मानस को अशिक्षित करना होगा, जिससे लड़के लड़कियों के लिंग को लेकर जो पूर्वग्रह है उससे विमुक्त होकर ईश्वर की दोनों कृतियों का सम्मान कर सकें। पहले लड़कियों को साइकिल तथा गाड़ी जब चलाने को नहीं दी जाती थी तो माना जाता था कि वे यह कार्य कर ही नहीं सकते, लेकिन यह कार्य पुरुष ही कर सकते हैं। परंतु शिक्षा के द्वारा लोगों में जागरूकता लाई गई तथा और वे भी लाई जाने चाहिए, जिससे यह लोग समझ सकें कि स्त्री और पुरुष दोनों मायने नहीं रखते, व्यक्ति के कार्य महत्व रखते हैं। इस प्रकार साथियों जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करके लैंगिक विभेदों को कम किया जा सकता है। ठीक, शिक्षा का प्रचार प्रसार करके लैंगिक विभेद को कम किया जाता है। साइकिल का एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया कि साइकिल महिलाओं को नहीं दिया जाता था। ठीक साथियों, या मोटरसाइकिल चलाने के लिए यह मानकर कि यह कार्य ये नहीं कर सकती, लेकिन आज के दौर पे देखिए सभी चीज़ें महिलाएं समान रूप से ये सभी कार्य कर पा रही हैं। अगला साथियों जागरूकता लाना बताया गया। इसका उपाय क्या बताया गया, जागरूकता लाना इसका उपाय बताया गया। जागरूकता लाना किस प्रकार से साथियों कि भारतीय समाज में अभी भी जागरूकता की कमी तथा भेड़चाल की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण साथियों क्या हो रहा है, इसी कारण अगर बात किया जाए, इसी कारण साथियों स्त्री पुरुष में वर्षों से चली आ रही भेदभाव की भावना अभी भी जीवित है, जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है। जागरूकता लाने के लिए साथियों वर्तमान समय में अगर बात करें तो तमाम साधन है, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल है, इंटरनेट है, नुक्कड़ नाटक, चलचित्र, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, दीवार लेखन, पत्रिकाएं, अखबार इत्यादि के माध्यम से क्या किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किए जाने का काम किया जा सकता है। ठीक साथियों, और अगर इसमें बात करें साथियों तो लोगों को लड़का लड़की के घटते अनुपात तथा उसके दुष्परिणाम से अवगत भी इसी के माध्यम से कराया जा सकता है। लिंगी विभेद के कारण लड़का लड़की अनुपात में जो कमी आ रही है उसके दुष्परिणामों का साथियों उसके परिणामों को क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है, अप्रासंगिक नहीं माना गया है। जैसे अगर बात किया जाए इसके अंतर्गत कहा गया साथियों बालक बालिका अनुपात में कमी। जागरूकता
लाने की जागरूकता के अभाव में क्या हुआ साथियों, बालक बालिका के अनुपात में कमी आई। बालक बालिका के अनुपात में कमी, बालक बालिका के अनुपात में कमी। दूसरा साथियों अगर बात करें तो जागरूकता के अभाव के कारण क्या हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है। सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी, सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी। और तीसरा साथियों क्या है, विवाह हेतु कन्या का न मिलना, विवाह के लिए कन्या का न मिलना, ये समस्याएं आएंगी साथियों आगे चल के। चौथे नंबर पे क्या होगा, बालिकाओं के न होने से प्रेम दया त्याग, बालिकाओं के न होने से प्रेम दया, क्या साथियों, प्रेम दया त्याग और सहानुभूति के, त्याग और सहानुभूति के गुणों का क्या होगा साथियों, अभाव हो जाएगा। और क्या साथियों समस्याएं आ सकती हैं, इसे हम लोग देखेंगे। और क्या क्या हो सकता है। और साथियों अगर बात करें तो जागरूकता के न होने से और क्या हो सकता है, परिवार की अपूर्णता होगी साथियों, परिवार की अपूर्णता होगी महिलाओं के या बालिकाओं के बिना। और क्या हो सकती है, छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि होगी, में वृद्धि। और साथियों क्या होगा, व्यभिचार को बढ़ावा दिया जाएगा, व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा, व्यभिचार को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ स्त्रियों की संख्या धीरे धीरे यदि समाप्त हो गई तो सृष्टि का चलना भी संभव नहीं होगा। ठीक, स्त्रियों की संख्या में धीरे धीरे यदि क्या हो गई, स्त्रियों की संख्या में धीरे धीरे यदि समाप्त हो गई तो सृष्टि का चलना भी संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ साथियों अंतिम क्या होगा, जागरूकता के न होने के कारण कि स्त्री नहीं तो बेटी बहू पत्नी माता बहन की संकल्पना भी नहीं की जा सकती। जब स्त्री नहीं रहेगी तो बेटी बहन, बेटी बहन, पत्नी, बहू, माता इत्यादि साथियों क्या इत्यादि सभी की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जागरूकता लाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक साथियों, जागरूकता के न होने के कारण क्या हो रहा है, बालक बालिका के अनुपात में कमी आ रही है। जब व्यक्ति जागरूक होगा तो क्या होगा, बालक बालिका के अनुपात में कमी आएगी, सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी साथियों नहीं होगी। साथ ही साथ विवाह हेतु कन्या का न मिलना भी ये आ सकता है। जागरूकता के न होने के कारण बालिकाओं के न होने से प्रेम दया त्याग और सहानुभूति के गुण का अभाव हो जाएगा, क्योंकि बालिकाओं में औरतों में क्या होता है, प्रेम की भावना, दया और त्याग और सहानुभूति की भावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। परिवार में अपूर्णता मानी जाएगी साथियों, छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि होगी, व्यभिचार को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ स्त्रियों की संख्या धीरे धीरे यदि समाप्त हो गई तो सृष्टि का चलना भी असंभव हो जाएगा, और स्त्री नहीं तो बेटी बहू पत्नी माता बहन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार साथियों इन सभी दुष्परिणामों के अवगत कराया जाना चाहिए, जिससे साथियों ग्रामीण तथा शहरी सभी क्षेत्रों के निवासी जागरूक हो सकें तथा लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव को पनपने न दें। जागरूकता आएगी तो समाज में स्त्रियों की सहभागिता में वृद्धि होगी, जिससे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होगी। ठीक साथियों, अगला साथियों जो उपाय बताया गया भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान का पालन। भ्रूण हत्या रोकने के लिए दो साथियों उपाय हम लोगों ने पढ़ा। पहला, जन शिक्षा का प्रसार किया जाए, जागरूकता लाया जाए।
तीसरा साथियों यह बताया गया उपाय कि भ्रूण हत्या रोकने के हेतु भ्रूण हत्या रोकने के लिए कठोर प्रावधान किया जाए। क्या किया जाए साथियों? कठोर प्रावधान तथा पालन। कठोर प्रावधान लाया जाए तथा उसका क्या किया जाए? पालन भी किया जाए। कठोर प्रावधान लाया जाए और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और उसका पालन भी किया जाए। ठीक साथियों, भारत में भ्रूण हत्या कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है तथा ऐसा करने वाले पर जुर्माना तथा सजा का प्रावधान भी किया गया तथा जो क्लिनिक ऐसा करते हुए पाए जाते हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। परंतु मूर्त रूप से निजी क्लिनिकों पर भ्रूण परीक्षण और तत्पश्चात कन्या भ्रूण की हत्या गर्भ में करने का धंधा खूब फल फूल रहा है। यह स्थिति साथियों छोटे कस्बों और शहरों की अपेक्षा राजधानी और महानगरों में अत्यधिक है। 20वीं और 21वीं शताब्दी में लिंगानुपात को साथियों कुछ सारणी के माध्यम से बताया गया। लिंगानुपात को कुछ सारणी के माध्यम से बताया गया। ठीक साथियों, तो इसकी अगर बात करें साथियों तो 2011 में अगर बात करें साथियों तो लिंगानुपात कितना था? 940 था। पिछले साथियों 3 वर्षों का हम लोग देख लेते हैं। पिछले 3 वर्षों में हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें 1991 में साथियों यहाँ वर्ष लिख लीजिए, यहाँ पे लिंगानुपात भी लिख लीजिए। पिछले 3 वर्षों की हम लोग बात करेंगे और वहाँ पे आगे हम लिखेंगे साथियों साक्षरता प्रतिशत। साक्षरता प्रतिशत जिसमें पुरुष की यहाँ लिख लेंगे हम लोग अलग से और यहाँ स्त्री की। ठीक, ये 2 भाग होंगे। ठीक, तो 1991 में अगर हम लोग बात करें साथियों, 1991 में बात करें तो लिंगानुपात कितना था? 927 था। लिंगानुपात 927 था और साक्षरता प्रतिशत की अगर बात करें साथियों तो 64.8% साथियों कितने थे? पुरुष साक्षर थे। और अगर महिला की अगर वहीं पे बात करें साथियों, किसकी? महिला की बात करें तो 39.29% कितनी महिलाएं क्या थी? साक्षर थे। ठीक साथियों, 1991 में साथियों टोटल लिंगानुपात 927 था। कितना? 927 था। और पुरुष साथियों अगर साक्षरता की बात करें तो 64.8% पुरुष साक्षर थे और 39.29% क्या? स्त्रियां साक्षर थी। अब साथियों अगर हम लोग 2001 की बात करें, कब? 2001 की बात करें साथियों तो 2001 में लिंगानुपात 933 था। कितना था? 933 था। वहीं अगर साक्षरता प्रतिशत की बात करें साथियों तो टोटल 75 पुरुष साक्षर थे। कितने? 75% पुरुष साक्षर थे। और वहीं अगर स्त्रियों की बात करें साथियों तो 53.67। कितना? 53.67% क्या? स्त्रियां साक्षर हुआ करती थी। अब साथियों अगर 2011 की बात करें, कब? 2011 की अगर बात करें साथियों तो इसमें लिंगानुपात 940 था। 940 लिंगानुपात था साथियों। और पुरुष के साक्षरता की बात करें तो 82.1% क्या? 82.1% पुरुष साक्षर थे। और साथियों 65.5%। कितना? 65.5% महिलाएं साक्षर हुआ करती थी। ये साथियों हम लोग क्या देख रहे हैं? कुछ लिंगानुपात के बारे में हम लोग चर्चा की। 1991 में टोटल लिंगानुपात 927 था जिसमें 64.8% पुरुष साक्षर थे और 39.29% स्त्रियां साक्षर थी। 2001 में बात करें तो 933 लिंगानुपात था जिसमें 75 पुरुष साक्षर हुआ करते थे और 53.67% स्त्रियां साक्षर हुआ करती थी। 2011 में बात करें लिंगानुपात की तो 940 लिंगानुपात था जिसमें 82.1% पुरुष साक्षर थे और 65.5% स्त्रियां साक्षर हुआ करती थी। ठीक साथियों, ये क्या था? ये लिंगानुपात की एक छोटी सी सारणी थी। ठीक साथियों, अब हम लोग आगे अगर बात करें, आगे उपाय की बात करें तो बालिका शिक्षा का प्रसार ये भी एक क्या है? उपाय। आगे हम लोग बात करेंगे
तीसरे नंबर पे हम लोग तीसरा उपाय हम लोग देखें। चौथा उपाय हम लोग देखेंगे बालिका शिक्षा का प्रसार। जल्दी से देख लेते हैं, क्लास थोड़ा सा बड़ी ज़रूर हो रही है, लेकिन जिससे ये चैप्टर आज ही हम लोग समाप्त कर लें और कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, बालिका शिक्षा का प्रसार चौथे नंबर पे। बालिका शिक्षा का प्रसार। बालिका शिक्षा के अगर प्रसार की बात करें साथियों, तो बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करके भी लिंगीय विभेद को कम किया जा सकता है। आंकड़ों को देखने से भी ज्ञात होता है कि जहां पर बालिकाओं की साक्षरता दर अधिक है, वहां बालिकाएं लिंगानुपात भी अधिक हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात में शिक्षा की विशेष भूमिका है। पढ़ी लिखी लड़की घर परिवार के पर बोझ नहीं समझी जाती, अपितु वर्तमान में तो बालिकाएं शिक्षित होकर पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करने लगी हैं, जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। महिला साक्षरता में प्रथम से 3 स्थान पर अगर देखा जाए तो महिला साक्षरता में साथियों अगर बात करें तो प्रथम 3 स्थान पर महिला साक्षरता में प्रथम 3 स्थान पर कौन कौन है साथियों? केरल है पहले स्थान पे, केरल दूसरे स्थान पे लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप है, और तीसरे स्थान पे अगर बात करें साथियों, तीसरे स्थान पे कौन है? मिजोरम है। तीसरे स्थान पे कौन है? मिजोरम है। तीसरे स्थान पर मिजोरम है। और अगर बात करें साथियों तो यहाँ पे 93.91% केरल में, 93.19% और लक्षद्वीप में 92.28 और मिजोरम में बात करें तो 91.58% क्या है? महिलाएं साक्षर हैं। महिलाएं क्या हैं? साक्षर हैं। लिंगानुपात के प्रति साथियों प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या संयुक्त तीनों राज्यों में अगर बात करें तो 1000 प्रत्येक 1000 पर साथियों अगर बात करें तो 1048 केरल में और 946 साथियों क्या लक्षद्वीप में और 975 मिजोरम में। कितना? 975 प्रत्येक 1000 में साथियों, प्रत्येक 1000 में 1048 केरल में और 946 मिजोरम में और 975 क्या लक्षद्वीप में, 946 और मिजोरम में 975। ठीक, महिलाओं की संख्या ये है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो साथियों महिला साक्षर दर जिन राज्यों में अधिक है वहां लिंगानुपात में महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी है। बालिका की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रशासनिक, सरकारी, निजी तथा सरकारी संस्थानों को पूर्ण मनोबल के साथ आगे आकर प्रयास करना चाहिए, जिससे बालक बालिका के मध्य किए जा रहे पक्षपातपूर्ण व्यवहार से निपटा जा सके। ठीक साथियों, ये है चौथा उपाय। पांचवा उपाय है साथियों कि शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। पांचवा उपाय बताया गया कि शिक्षा प्रणाली में सुधार। शिक्षा प्रणाली में सुधार। शिक्षा प्रणाली में अगर सुधार की बात करें साथियों तो भारतीय शिक्षा प्रणाली साथियों ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली का अभी भी अनुकरण कर रही है, जिसके कारण भारतीय शिक्षा भारतीय समाज के उद्देश्यों की पूर्ति में अपूर्ण सिद्ध हो रही है। बालिका शिक्षा में भी उनके उद्देश्यों की पूर्ति में संभव नहीं है। इसी कारण अधिकांश माता पिता यह सोचते हैं कि किताबी ज्ञान से अच्छा है कि लड़कियां घर के कामों में दक्ष बने और इसके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी जाती। शिक्षा व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त हैं, जैसे अपूर्ण शिक्षा उद्देश्य, गतिहीन तथा उबाऊ शिक्षा विधियाँ, विद्यालयों में बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, बालिकाओं की आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों के अनुरूप पाठ्यक्रम न होना, महिला शिक्षिकाओं की न्यून संख्या, विद्यालयों को दूर होना तथा पृथक बालिका विद्यालय का अभाव होना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, अपव्यय तथा अवरोधन रोकने हेतु प्रयासों की कमी, बालिकाओं के साथियों व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होना, पढ़ाई का वास्तविक जीवन में संबंध न होना इत्यादि समस्याएं क्या हैं? इत्यादि साथियों क्या हैं? ये सभी क्या हैं साथियों?
बालिकाओं के साथ भेदपूर्ण किया जा रहा है। ये सभी क्या है? आवश्यकता नहीं समझा। शिक्षा के अनेक, ये सभी क्या है? ये सभी शिक्षा के दोष व्याप्त हैं। ठीक साथियों, इसकी समस्याओं का समुचित समाधान साथियों, समाधान के लिए बताया गया कि शिक्षा को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। शिक्षा को बालिकाओं के वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। गतिशील शिक्षा विधियों तथा नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। बालिकाओं की आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम का होना चाहिए। महिला शिक्षिकाओं तथा विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहिए। महिला शिक्षा को व्यवसायोन्मुख तथा रोजगार परक बनाया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा को उनके लिए एक सुरक्षित निवेश समझा जाना चाहिए। विद्यालयों के लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बालिकाओं में अपव्यय तथा अवरोधन के कारणों की पहचान कर उनको रोकने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। सरकारी स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा बालिकाओं हेतु छात्रावासों की समुचित व्यवस्था की जाए। बालिका शिक्षा की प्रगति हेतु कार्य करने वालों को प्रोत्साहन तथा मानकों को कुछ छूट प्रदान की जानी चाहिए। इन सभी साथियों प्रयासों के द्वारा बालिका शिक्षा की प्रगति होगी और लैंगिक विभेदों में कमी आएगी। अगला और अंतिम उपाय बताया गया साथियों कि बालिकाओं हेतु पृथक व्यवसायिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। बालिकाओं हेतु साथियों पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना अर्थात यह कहा गया कि बालिकाओं के लिए अलग से व्यावसायिक विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। बालिकाओं के लिए, सिर्फ बालिकाओं के लिए अलग से व्यावसायिक विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। यह भी लिंगीय विभेद में क्या करेगा? लिंगी विभेद के उपाय में यह सहायक होगा। कहा गया साथियों कि बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपने अस्तित्व को प्रभावित करने हेतु तो उनकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति में सुधार साक्षरता मात्र से नहीं लाया जा सकता, अपितु उनकी आत्मनिर्भरता हेतु रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवासीय व्यावसायिक विद्यालय की स्थापना महिलाओं हेतु पृथक रूप से करनी चाहिए। आर्थिक स्वावलंबन महिला तथा पुरुषों के मध्य विभेद के समापन में मुख्य भूमिका का निर्वहन करना चाहिए तथा व्यावसायिक शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है। आज भी शीर्षस्थ पदों पर आसन और आर्थिक रूप से संबंध महिला पुरुषों के समानांतर खड़ी हैं। खेद का विषय यह साथियों कि तकनीकी क्षेत्र में अभी भी प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2.44। मतलब तकनीक के क्षेत्र में यह बताया गया साथियों कि अगर 100 लड़के हैं, तकनीक के क्षेत्र में अगर 100 लड़के हैं तो 24.3 सिर्फ क्या हैं? लड़कियां हैं या बालिकाएं हैं। ठीक है, तकनीक के क्षेत्र में साथियों अगर बात करें तो अभी भी 100 लड़कों पे सिर्फ 24.3% ही लड़कियां हैं। ठीक साथियों, अतः इस दिशा में प्रयासों द्वारा लिंगीय भेदभाव को कम किया जा सकता है। लिंगीय भेदभाव को कम करने के लिए साथियों 6 उपाय बताए गए। कौन कौन से? बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालय की स्थापना, शिक्षा प्रसार में सुविधा किया जाए, बालिका शिक्षा का प्रसार किया जाए, भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान का पालन किया जाए, जागरूकता भी लाया जाए, जन शिक्षा का प्रसार किया जाए। ठीक साथियों, ये सभी क्या हैं? लिंगीय भेदभाव को कम इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो साथियों आज यह चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ। थोड़ा सा क्लास जरूर लंबी हुई लेकिन जिसमें हम लोगों ने अपने 8वें चैप्टर जिसे सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद तथा शैक्षणिक अभ्यास के बारे में हम लोगों ने अच्छे से विस्तार के साथ जाना पढ़ा। कल की क्लास में पर्टिकुलर इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं उन क्वेश्चनों को मैं नोटिस करूँगा, कलेक्शन करूँगा उन क्वेश्चनों का। कल की क्लास में इसी क्लास पर्टिकुलर इसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। विधिवत अच्छे से विस्तार के साथ आपकी थ्योरी की क्लास यहाँ पे चलाई जा रही है। क्लास कैसी लगी साथियों, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग साथियों क्लास को लाइक भी करिएगा। साथ ही साथ आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, प्रत्येक जगह इन क्लासों को आप लोग शेयर किया करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुँच कर
कर उनके भी करियर में अपनी कुछ भूमिका निभा सके। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी और दी गई है कि अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें और वहां अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा एक नए किसी अलग वीडियो के माध्यम से। ठीक साथियों, साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को दे सकते हैं, उस पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। पिछली क्लासें नहीं देखे हैं तो वो क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि सभी क्लासें एक दूसरे क्लासों से अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं, रिलेट करती हैं। ठीक साथियों, जब पिछली क्लास आप देखेंगे तभी आगे की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, थियरी की ज़बरदस्त क्लास चल रही है, पूरे यूट्यूब पर ऐसी क्लास नहीं चलेगी। यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए। ठीक साथियों, सिलेक्शन बैच लॉन्च, ये 40 नंबर की क्लास है। 2-4 दिन में आपका सिलेबस समाप्त होगा, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे क्वेश्चनों की, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए। ठीक, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।